नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। मार्केट हमें स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। निफ्टी 50 वापस 14,850 के ऊपर निकल गया है और क्लोज भी हो चुका है। निफ्टी बैंक में भी 550 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखाई दी। निफ्टी मिड कैप में 1.8% की तेजी हमें दिखाई दी है। और एक अच्छी बात यह भी है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही अच्छा है। अभी एक दो दिन से हो क्या रहा था, मार्केट या तो 1% ऊपर जा रही थी या फिर 1% नीचे आ रही थी, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो आधे स्टॉक ऊपर जाते हैं और आधे स्टॉक नीचे आते हैं। लेकिन आज जो तेजी देखने को मिली है, ब्रॉडर स्टॉक्स भी यहां पर ऊपर जाते हुए नजर आए हैं। ज्यादातर स्टॉक्स ने इस रैली में पार्टिसिपेट किया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कमोडिटीज के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में और सिल्वर में 1% की तेजी है और गोल्ड में हमें 0.5% की तेजी दिखाई पड़ती है। निफ्टी के चार्ट्स पर हमें शानदार वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है। आज हमें एक तो गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग का रीजन अगर हम जानने की कोशिश करें तो इंटरेस्ट रेट कट देखने को मिला था, जिसके कारण SGX निफ्टी बहुत ही पॉजिटिव हो गया और गैप अप ओपनिंग भी दिखाई दी। लेकिन जैसे कि हम सभी को पता है, यह डिसीजन विड्रॉ किया गया था। जो इंटरेस्ट रेट कट किए गए वो सब कुछ विड्रॉ कर लिया, तो मार्केट में सेंटिमेंट वापस खराब हो गया था। और यह सेंटिमेंट कब सुधरा? जब ऑटो सेल्स के नंबर आए, GST कलेक्शन के नंबर आए, तो सेंटिमेंट हमें वापस सुधरता हुआ नजर आया। इसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। और मार्केट में तेजी देखने को मिली और इंट्राडे हाई पर ही मार्केट हमें क्लोज होता हुआ नजर आता है। तो ये जो डिसीजन लिया गया, मेरे हिसाब से मार्केट के लिए अच्छा है, ओवरऑल बिजनेस पिकअप करने के लिए अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो जन सामान्य है उनको बहुत ही ज्यादा इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, जो कि मार्केट में कहीं पर निवेश नहीं करते, म्यूचुअल फंड नहीं यूज करते, शेयर मार्केट तो छोड़ ही दीजिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ FD पर भरोसा रखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक थी। सीनियर सिटीजन का भी जो इंटरेस्ट रेट करता, वहां पर भी हमें इंटरेस्ट में गिरावट देखने को मिली। तो ये ओवरऑल डिसीजन बहुत ही हड़बड़ी में लिया गया था कि ओवरनाइट हमें ये डिसीजन आता हुआ नजर आया और 12 घंटे के अंदर अंदर तो ये विड्रॉ भी कर लिया गया। तो ये अच्छा नहीं लगता मेरे हिसाब से। आप क्या मानना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये जो डिसीजन लिया गया, ये जो सारी हड़बड़ी हुई, उससे मुझे ये चीज जरूर पता चली है कि FD में पैसे डालने से कुछ नहीं होगा। पैसों को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसे को ग्रो करना पड़ेगा। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी FD में पैसे डालकर कुछ नहीं होने वाला, इन्फ्लेशन हमारे पैसे को खा जाएगा। तो इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कहां पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मार्केट में कीजिए, रियल एस्टेट में कीजिए, अपना खुद का बिजनेस कीजिए, लेकिन पैसे को काम पर लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। पहले की तरह FD के शानदार रिटर्न हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, 12%, 15% के। फिलहाल सिचुएशन बदल चुकी है। तो चलिए अभी ज्यादा टॉपिक से हटते नहीं है, निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में आप देख सकते हैं एक अच्छी कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आता है। एक पॉजिटिव कैंडल है। ओपनिंग देखने के बाद गिरावट आई, लेकिन गिरावट के बाद एक शानदार प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला। 14,700 के आसपास लो बनाने के बाद एक शानदार रिजेक्शन आया और मार्केट अपने इंट्राडे हाई के आसपास ही क्लोज होता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल मार्केट में स्ट्रेंथ लौट चुकी है, क्योंकि ऊपर जाने पर, रेजिस्टेंस तोड़ने पर कुछ नहीं होता, सस्टेन होना बहुत ही जरूरी है। अब देख पाएंगे रेजिस्टेंस तो यहां पर भी तोड़ दिया था, लेकिन कल की बात है, कल मार्केट में फिर से गिरावट आ गई और फिर से मार्केट आज ऊपर चली गई है। तो मार्केट अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 14,800 का लेवल, ये हमें सस्टेन होता हुआ नजर आता है। तो ऊपर के लेवल पर और एक रेजिस्टेंस है जिसे भूलना नहीं है, 15,000 का लेवल। साइकोलॉजिकल भी है और टेक्निकल भी है। अगर ये लेवल टूटता है तो बुल्स वापस हमें जोरदार कंट्रोल में आते हुए नजर आ सकते हैं। नीचे के लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल तो अभी भी 14,500 का लेवल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें, एकदम शॉर्ट टर्म है, 2-3 दिनों के बारे में, तो अभी 50 डेज का मूविंग एवरेज जो कि 14,600 के आसपास बनकर आता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल हमें दिखाई दे रहा है। इन दोनों लेवल्स पर आप ध्यान रख सकते हैं। RSI के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे RSI पॉजिटिव हो रहा है। RSI में हमें स्ट्रेंथ वापस आती हुई नजर आ रही है। धीरे धीरे करके RSI ऊपर जाता हुआ नजर आता है, 50 के ऊपर निकल चुका है। तो आज की कैंडल को देखकर तो यही लगता है कि अगले ट्रेडिंग सेशन में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी निफ्टी में फिलहाल छुट्टी का माहौल चल रहा है। 3 दिन छुट्टी है, फिर 3 दिन काम चल रहा है और आगे आने वाले 3 दिनों में फिर से हमें छुट्टी देखने को मिलने वाली है। तो सेंटीमेंट 3 दिनों में क्या होता है कोई बता नहीं सकता। कल अभी अच्छा शुक्रवार है, इसलिए हमें यहां पर छुट्टी देखने को मिलने वाली है। आज मार्केट में जो रिवर्सल देखने को मिला, उसके पीछे स्टॉक मार्केट में जो न्यूज आई वो है GST कलेक्शंस। मार्च का GST कलेक्शन बहुत ही अच्छा रहा। ऑल टाइम हाई 1.24 लाख करोड़, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट ने सब कुछ पहले एक्सपेक्ट करके रखा था, इसलिए मार्केट भाग चुकी है। लेकिन अगर ये नंबर्स ऐसे नहीं आते तो मार्केट डिसअपॉइंट हो जाती है और देखने को मिल सकता है। लेकिन ये फिलहाल हमें
मार्केट में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो अभी फिलहाल दिखाई भी दे रहा है, नंबर्स हमें प्रूव करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऑटो सेल्स के नंबर भी बहुत ही अच्छे देखने को मिले। सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प के बारे में बात कर लेते हैं और हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतना फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हम सभी को पता है मार्च 2020 अच्छा नहीं रहा था, ऑटो सेल्स में गिरावट आई थी, इसलिए आपको देखने को मिलेगा डबल हो गए सेल्स, 5 गुना सेल्स भी हमें होते हुए नजर आए हैं। लेकिन अभी फोकस करेंगे फरवरी में सेल्स कैसा था और मार्च में कैसा था। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 14% की तेजी देखने को मिली हीरो मोटोकॉर्प में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। स्टॉक पर नजर बनाकर रखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। वोल्वो और आइसर मोटर्स का जो टाई अप है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, वहां पर भी हमें लास्ट मंथ में 29% की ग्रोथ देखने को मिली है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इनका जो मेन बिजनेस हम कह सकते हैं रॉयल एनफील्ड पर ज्यादा दिखाई देता है। रॉयल एनफील्ड में हमें 5% का फॉल देखने को मिला है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, लेकिन ओवरऑल लास्ट ईयर के बेसिस पर ऑफकोर्स अच्छे नंबर्स हमें दिखाई दिए हैं। अशोक लेलैंड के बारे में बात करें तो अशोक लेलैंड में 25% का जंप देखने को मिला लास्ट मंथ के मुकाबले, तो बहुत ही अच्छे नंबर्स हमें प्रेजेंट होते हुए नजर आते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में बात करें तो ये पैसेंजर व्हीकल की बात कर रहा हूं। पैसेंजर व्हीकल में मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 8% की बढ़ोतरी देखने को मिली, अच्छी बात है। लेकिन इनका ज्यादातर फोकस कहां पर है, फार्म इक्विपमेंट सेक्टर। फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट में हमें 10% का राइज देखने को मिल रहा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। डोमेस्टिक ट्रैटल के सेल्स हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बहुत ही ज्यादा सुधरते हुए नजर आए हैं, एक्सपोर्ट्स भी बहुत ही सुधरते हुए नजर आए हैं। M&M के नंबर्स भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और टाटा मोटर्स छाया हुआ है। इसके तो मतलब पिछले 5-6 सालों में जितने नंबर नहीं है उतने नंबर टाटा मोटर्स में आ रहे हैं। जो सेल्स में राइज देखने को मिला है 14% सेल्स हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस के बारे में बात करें तो 6 गुना हो चुके हैं, 6 टाइम्स हो चुके हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्सॉन जो ईवी नेक्सॉन है वहां पर भी सेल्स हमें काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। मारुति सुजुकी के बारे में बात करें तो यहां पर आपको ज्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं देगी, 1.15% की ग्रोथ दिखाई दे रही है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। लेकिन जब कारोबार इतना ज्यादा होता है, जब मार्केट शेयर इतना ज्यादा होता है तो जनरली ऐसा ही होता है, ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। स्टेबल ग्रोथ, डिसेंट ग्रोथ आपको दिखाई देती है। एस्कॉर्ट्स के नंबर भी बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मंथ ऑन मंथ बेसिस के बारे में बात करें तो मंथ ऑन मंथ में 10% की राइज देखने को मिली और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 124% की राइज है, बहुत ही अच्छी बात है। विप्रो के रिलेटेड एक न्यूज है कि विप्रो ऑस्ट्रेलियन साइबर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर एम्पियन को एक्वायर करने वाला है, तो विप्रो भी फिलहाल न्यूज में चर्चा में रह रहा है। विप्रो काफी अच्छा काम करता हुआ नजर आता है। विप्रो ने जो डील की थी डिजिटल डील मेट्रो एजी के साथ, वो कंप्लीट हो गई है 450 करोड़ के लिए, तो ये भी विप्रो के लिए एक पॉजिटिव बात है। टाटा पावर ने नॉर्थ ईस्टर्न ओडिशा में जो ओवर पावर डिस्ट्रीब्यूशन था उसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉर्थ ईस्टर्न में था उसे टेक ओवर कर लिया। तो टाटा पावर फिलहाल 2-4 दिनों से न्यूज में हमें दिखा दे रहा है। गुजरात से भी इसे कुछ बड़ा 60 मेगावाट का शायद प्रोजेक्ट मिला था, तो टाटा पावर भी फिलहाल जोर में दिखा दे रहा है। GCPL से रिलेटेड एक न्यूज है। GCPL का मतलब है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो GCPL एक FMCG कंपनी है जहां पर वो इजी वेरिएंट जो इनका डिटर्जेंट पोर्टफोलियो है वहां पर इजी वेरिएंट में एक्सपांड कर रहे हैं। तो ब्रांड से खेल होता है। FMCG में तो जितने ज्यादा ब्रांड्स उतने आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। HUL की बात ले लीजिए, HUL एक ही कंपनी है लेकिन उसके अंदर वो जो साबुन बनाते हैं एक टाइप का साबुन नहीं बनाते, अलग अलग ब्रांड के अंडर वो साबुन बनाते हैं। तो जितने अच्छे ब्रांड होंगे, जितनी अच्छी ब्रांड की क्वालिटी होगा, नाम होगा, तो कंपनी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। रिलायंस इंफ्रा ने सेंट्रा क्रूज HQ तो बेच दिया है येस बैंक को 1200 करोड़ के लिए। तो येस बैंक के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है क्योंकि रिकवरी हुई है उन लोगों की, तो अच्छी बात है। येस बैंक को जरूरत भी है। बांग्लादेश के न्यूक्लियर पावर का जो प्रोजेक्ट है L&T और अदर कंपनीज को ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। दूसरे देश के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है वो हमारे देश के कंपनीज को मिलते हैं, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज इंडिगो से रिलेटेड है। 14 न्यू फ्लाइट्स अनाउंस की गई है, अच्छी बात है इंडिगो के लिए। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का IPO आने वाला है, 2000 करोड़ का IPO है, तो बड़ा IPO है। देखते हैं IPO में क्या देखने को मिलता है, कैसा GMP चल रहा है, क्या लिस्टिंग है देखने को मिल सकते हैं या नहीं, उसके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट से रिलेटेड न्यूज है कि एम्पिरिकल ग्रुप में साउदर्न टीम है वो अपना स्टेक डाइवेस्ट कर रहे हैं। ये मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव बात है, ओवरऑल ये पॉजिटिव बात बनकर आती है। उसका रीजन है कि जितना ज्यादा अगर आपका इन्वेस्टमेंट होगा अलग अलग कंपनीज में, अगर आपने स्टेक खरीद कर रखा होगा तो आपका ध्यान भटक जाता है। एट लास्ट जो टाटा कंज्यूमर में काम करते हैं वो भी इंसान है, तो ध्यान भटकना नहीं चाहिए। ये जो भी
कंपनी स्टेक डाइवेस्ट कर लेती है उसका रीजन होता है कि अपना जो कोर बिजनेस है उस पर ही ज्यादा फोकस करना है। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी यही करता हुआ नजर आता है, उनके जितने भी इन्वेस्टमेंट है एम्पिरिकल ग्रुप में उसे डाइवेस्ट कर रहा है और अपने कोर बिजनेस पर ज्यादा फोकस करता हुआ नजर आता है। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर प्रमोटर दारूवाला ऑफलेट्स 5% स्टेक वर्थ 200 करोड़। अब ये सिचुएशन मुझे अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी बुरी बात भी हम कह सकते हैं, क्योंकि फिलहाल ही कल ही हमने चर्चा किया था कि स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर को एक प्रोजेक्ट मिला है, अच्छा प्रोजेक्ट मिला, बड़ा प्रोजेक्ट मिला, जिसके कारण शेयर में तेजी आई और उनके प्रमोटर ने यहां पर ऑफलोड भी कर दिए, 5% का स्टेक ऑफलोड कर दिया है। तो ये मेरे हिसाब से पॉजिटिव बात नहीं है। तो आज हमें मार्केट में बहुत ही हलचल देखने को मिली, ओवरऑल सेंटीमेंट हमें सुधरता हुआ नजर आया, बहुत ही अच्छी बाय है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, मार्केट में गिरावट होती है तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।